दोस्तों, अगर आप घर खरीदने वाले हैं तो इस स्लाइड को ज़रूर देखें क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी बारीकियां हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है घर लेने के पहले, वरना बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या बारीकियां हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप पहले निश्चित कर लें कि आपको बना बनाया घर लेना है या फिर आप धीरे धीरे करके उसको बनवाएंगे। ठीक है। और हमेशा बिल्डर की ये जो शब्दावली होती है ना, उस पे यकीन ना करें। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है, फ्लोर एरिया और बिल्टअप एरिया। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि इतने स्क्वायर फीट का हमारा रहेगा घर, 2000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 1200। लेकिन जो बिल्डर होता है, हम जमीन की बात करते हैं और बिल्डर जो होता है वो बिल्टअप एरिया, मतलब जितना भी उसने बिल्टअप किया है ना, जितने भी उसने अगर फर्स्ट फ्लोर बनाया है, ग्राउंड फ्लोर बनाया और फर्स्ट फ्लोर बनाया, तो वो दोनों का एरिया मिला के आपको बोलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो बिल्टअप एरिया की बात कर रहा है कि फ्लोर एरिया की बात कर रहा है। हमारे लिए तो ज़मीन जो है उसका एरिया ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि वो अपनी बातों में आपको ना फंसाए, और ये समझ जाइए आप कि वो कौन से एरिया की बात कर रहा है, टोटल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है कि सिर्फ ज़मीन की बात कर रहा है। ठीक है। और इनके अलग अलग पर्पस भी होते हैं। जैसे फ्लोर एरिया जो होता है वो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए होता है, और बिल्टअप एरिया जो है वो सेलिंग प्राइस के लिए यूज़ होता है, जो हमेशा बिल्डर लोग अपनी भाषा में उपयोग करते हैं। ठीक है। अब बात दूसरी ये आती है कि आप किस तरीके का घर खरीदने वाले हैं, जो पहले से बन चुका है या अभी उसकी शुरुआती स्टेज है। ये दोनों चित्र मैंने आपको इसीलिए बताए हैं कि आप समझिए इनके फायदे और नुकसान। अगर आप बना बनाया घर खरीदने जा रहे हैं तो तुरंत आपको पैसा पूरा देना है, रजिस्ट्री भी तुरंत करानी है, और सारे टैक्सेस जो हैं वो भी तुरंत ही देने हैं। और अगर आपका घर अभी शुरुआती चरणों में है तो आपके लिए फायदे वाली बात यह है कि जितना जितना आपका घर बनता जाएगा उतना उतना ही पैसा आपको बिल्डर को देना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बिल्डर से मिल के, अगर शुरुआती चरणों में है कोई भी प्रोजेक्ट बिल्डर का, तो आप उससे मिल के समझ लें, पूरा डिज़ाइन समझ लें, आपको पसंद आ रहा है तो आप शुरुआती चरणों में ही बुक कर लें। बनने के बाद अगर आप बुक करेंगे तो तुरंत से अचानक से सारा खर्चा जो है एक साथ आपको निपटाना पड़ेगा। ठीक है। अलग अलग चरणों में बनने से फ़ायदा ये रहेगा कि आपको टाइम भी मिल जाएगा। और ज़्यादातर बिल्डर लोग 1 से 2 साल, कभी कभी 3 4 साल भी लगा देते हैं कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में। तो ये टाइम आपको मिल जाएगा अगर आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, अगर आप ट्रांसफरेबल जॉब में हैं। तो आप सेकंड ऑप्शन जो है अभी वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो स्टेज है, उस तरीके के घरों में आप इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप धीरे धीरे पैसों का इंतज़ाम भी कर देंगे और आपका बर्डन भी एकदम से नहीं आएगा। ठीक है। तो ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द हाउस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर खरीदने से पहले। ठीक है। अब अगली बात जो आती है, ये आप आकलन अलग अलग तरीके से कर लें कि आपकी ज़रूरतें और बजट क्या है, आप कितने लोगों के लिए घर लेना चाहते हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं। अगर आपकी नौकरी शहर में है और आप सोचते हैं कि आसपास आउटसाइड एरिया जो होता है शहर का वहाँ घर ले लें क्योंकि वहाँ सस्ता मिल जाता है, तो आपको ये निश्चित करना चाहिए कि आने जाने का जो है साधन आपको उपलब्ध रहे। नहीं तो दूर लेने से घर आपको परेशानी हो सकती है। बच्चों का स्कूल भी नज़दीक होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और आसपास छोटा मोटा मार्केट भी रहे, क्योंकि हम नई जगह जब बसने जाते हैं तो सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है ना। अगर घर में पानी का आपको जो वाटर फिल्टर है वो लगवाना है तो उसके लिए भी ज़रूरत के हिसाब से जल्दी फैसिलिटी आपको उपलब्ध हो जाए, इस तरीके के एरिया में आप रहने जाएं। आपकी मासिक आय कितनी है ये भी जानना आपको, इसका भी आकलन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोन लेके मकान खरीदने जाएंगे तो मासिक आय का एक बड़ा जो भाग है वो लोन की किश्तों में चला जाएगा। ठीक है। तो इन सब सवालों के जवाब अगर आप पहले तैयार कर लेंगे तो प्रॉपर्टी खरीदने में या सर्च करने में आपको
मदद ज़रूर मिलेगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोन लेकर घर खरीदते हैं तो आपको चार पांच बातों का निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपकी पात्रता जांच करा लें। ठीक है। आप कितना ईएमआई दे सकते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है कि नहीं पिछले 3 साल का, वो सारे दस्तावेज आपके पास होने ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर जो कि 800 750 के ऊपर 780 के ऊपर अच्छा माना जाता है, 800 तक है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्रेडिट स्कोर अच्छा होने के लिए अगर आपने पुराना कोई लोन लिया है तो आपने टाइम से अगर ईएमआई दी है तो निश्चित रूप से आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा और आपको लोन मिलने में भी आसानी रहेगी। और आप पूरी तरह से भुगतान कर सकते हैं कि नहीं इसका प्लानिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि आपकी सर्विस जितनी बची है इस पे भी ईएमआई निर्भर करती है। आपका रिटायरमेंट कब है ना। सीधा सा एक बैंकों का फॉर्मूला होता है, 70 माइनस आपका जो एज है ना, उस हिसाब से वो ईएमआई मैक्सिमम निश्चित करते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है तो आपको 40 साल तक की ईएमआई का वो लोन आपको दे देंगे। ठीक है। आपके ईएमआई का बजट ज़रूर तय करें। ठीक है। क्योंकि ईएमआई देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप गौर करें, जैसे कि यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया है, इसमें 10 लाख का लोन अमाउंट मैंने लिया है 15 साल की अवधि के लिए, और इंटरेस्ट का रेट आज के मौजूदा स्थिति में 8.4 चल रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर 15 साल में हम कैलकुलेट करने जाएं तो हमारा इंटरेस्ट तकरीबन 7.5 लाख आएगा। तो आप 10 लाख के एवज में टोटल जो अमाउंट आप बैंक को पे करेंगे 15 साल में वो 17.5 लाख हो जाएगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और जो मंथली ईएमआई आपकी आएगी वो लगभग 8,000 रुपये आएगी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। हम घर लेने जाते हैं तो बिल्डर हमें बोल देता है कि 40 लाख का घर है। ठीक है। या 50 लाख का घर है, लेकिन उसके बाद के जो खर्चे हैं, आपको 50 लाख का अमाउंट दिखता है कि हाँ इतने का घर है, लेकिन उसके बाद भी आपको 10 से 15% आपको अतिरिक्त चीज़ों के लिए जो बड़े खर्चे हैं, जो कि ये हमारे स्टैट्यूटरी पेमेंट्स आप कह सकते हैं, जिन्हें हमें देना ही देना है सरकार को, तो इससे भी हम बच नहीं सकते। तो आपको ये जो स्टैम्प ड्यूटी है वो तकरीबन 7 से 8% रहती है, स्टेट वाइज रहती है ये। रजिस्ट्री चार्जेस भी 3% रहते हैं। तो इस तरीके से 10 से 15% आपको अलग से देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो मान लीजिए आपका 50 लाख का घर है तो आपको कम से कम 5 से 7 लाख और देना ही है, तो ये भी आप अपने घर के खर्च में जोड़िए। और अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन में 194 आई ए में 1% जो होता है प्रॉपर्टी की वैल्यू का, वो आपको जो सेलर का पैन नंबर रहता है उस पे जमा करना रहता है। तो ये भी एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो 50,000 आपको भरना ही है। ठीक है। दोस्तों, इस टीडीएस में एक विशेष बात बताना चाहूँगी कि रिसेंटली अभी मैंने कुछ लोगों का ये टीडीएस भरा है। अगर आप में से किसी को भी ये सर्विस चाहिए है या इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। आप मुझे मैसेज करिए। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ मकान ही नहीं, उसके साथ जो टैक्सेस हैं वो भी एक बड़ा खर्चा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से पूरा कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितना पेमेंट आप कर सकते हैं, आप कितना बड़ा घर लेना चाहते हैं। ठीक है। अब तीसरी बात, जो आखिरी बात जो आती है, प्रॉपर्टी कहाँ से लें। जो मैंने अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो मैं बहुत सारे बिल्डरों से मिली हूं और मैंने बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ भी देखी जो मुझे बहुत पसंद आई हैं। लेकिन होता क्या है कि बिल्डर का अपना एक अलग ही रेट चलता है। जो सरकार ने जो निर्धारित किए रहते हैं रेट, उससे वो ऊपर का ही रेट रहते हैं, कई बार तो डबल से ज़्यादा ही रेट रहता है उनका। अगर 750 रेट है वहाँ का,
तो वो आपको 1500 तक बताएंगे, और वो उनका काम भी इतना शानदार रहता है कि आपको पसंद ही आ जाती हैं चीज़ें, और आप सोचते हैं कि किसी भी तरह ये मकान मुझे मिल जाए। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि बिल्डर जो है, जो वो रेट बोल रहा है, वो उस ऑन पेपर वो रेट नहीं दिखाता। वो गवर्नमेंट रेट के हिसाब से ही आपको पेपर्स बना के देगा। समझ लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 20 लाख, जो कि गवर्नमेंट की रेट के हिसाब से आ रहा है, लेकिन आपको वो देगा 40 लाख में। और आपको जो रिकॉर्ड, वो दस्तावेज या रजिस्ट्री बोला जाए, वो करवा के देगा 20 लाख, लेकिन लेगा वो आपसे 40 लाख। और इसको लेने के लिए उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं बोल पाऊंगी। लेकिन कई बार कैश भी मांगते हैं वो। और इसमें सिर्फ नुकसान वाली बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आपकी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, वो बहुत कम हो जाती है। इस तरीके से अगर अपन उनकी बात मानेंगे, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है। 40 लाख की प्रॉपर्टी हम 20 लाख में दिखाते हैं ऑन रिकॉर्ड, लेकिन हम पैसा तो 40 लाख का दे रहे हैं। इसका नुकसान हमें आगे के सालों में होता है, क्योंकि जब हम मकान बेचने जाएंगे, तो आज के 40 लाख का हम कम से कम 80 लाख तो चाहेंगे ही हमें मिले। तो होगा क्या उस समय? 80 लाख में हम बेचेंगे प्रॉपर्टी, और 20 लाख में जो है हमारी प्रॉपर्टी बुक्स में खड़ी हुई है। तो सीधा सीधा फायदा कितना दिखेगा? 60 लाख। अब उस 60 लाख में अगर आप 30% की स्लैब में आते, तो आप सोच लीजिए कि आपको 18-20 लाख तो आपको टैक्स ही देना पड़ जाएगा उसमें। तो इस तरीके के कैश से आप अभी से बचिए। जो उसकी करेक्ट वैल्यू है उसी पे ही चलने के लिए बोलिए उन्हें। अगर वो नहीं मानते हैं, तो ज़्यादातर प्राइवेट बिल्डर्स नहीं मानते हैं, तो अब क्या करें हम? तो इसके लिए मैं आपको एक मेरा जो सजेशन ही कह सकते हैं आप हो सकता है तो नगर निगम जो रहती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी रहती हैं। और बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम ही नहीं रहती है कि उनके जो रेट्स रहते हैं, वो जो गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से ही रहते हैं। और जब आप लेने जाओगे, तो आपको वो रेट काफ़ी वाजिब लगेंगे। कभी कभी वो सेकेंड हैंड प्रॉपर्टीज़ भी बेचते हैं, ये भी लोगों की जानकारी में नहीं रहता है। तो उनसे आप बात कीजिए, आपको बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी भी काफ़ी कम रेट पे मिल जाएगी। और आजकल के टाइम में तो आप देख ही रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हैं इंटरनेट पे उपलब्ध होती जा रही हैं। सब कुछ इंटरनेट पे है। आप एक क्लिक पे, चाहे वो बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, या भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, सभी जगह आपको एक क्लिक पे सारी इन्फॉर्मेशन उनके वेबसाइट से मिल सकती है। तो बजाय आप इधर उधर ऑफिसों के चक्कर काटने से, अच्छा है कि आप पहले स्टडी कर लीजिए घर में बैठ के। जितना मिल सकता है वेबसाइट्स के थ्रू आप कर लीजिए। ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स के भी वेबसाइट रहते हैं, आप, मैं नहीं कहूँगी कि आप नहीं जाइए, बिल्कुल देखिए और उनसे बात कीजिए। अगर आपको प्रॉपर्टी के रेट सही लगते हैं, तो बिल्कुल आप लीजिए। ठीक है। और नगर निगम की प्रॉपर्टीज़ का यही मैंने आपको फ़ायदा बताया कि ये काफ़ी सस्ते रहते हैं। सस्ते ना भी बोला जाए, तो ये जो मार्केट रेट में, जो मार्केट में सही रेट चल रहा है जो गवर्नमेंट का, उस रेट पे ही आपको पूरा मिल जाएगा। और जब आप इनको पैसे देंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपने कम दिए या ज़्यादा रहे। फ्यूचर में भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपके रिकॉर्ड में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है मैंने आपकी थोड़ी बहुत भी अगर मदद करने की कोशिश की है, तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करें और बताएं। मुझे फीडबैक भी दें कि और क्या, कौन सी जानकारी आप मुझसे चाहते हैं। मैं ज़रूर आपके लिए नए स्लाइड्स बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। आप सबका सपोर्ट और गाइडेंस भी मुझे चाहिए दोस्तों। तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।